बिजली कभी तेज बारिश में कबूतर के आमों के बाग में जाती है। कबूतर भैया, मुझे इन आमों के पेड़ से एक मीठा आम तोड़ दो। क्यों? ये मेरे पेड़ हैं, मैंने इन्हें मेहनत से बड़ा किया है, मैं तुम्हें क्यों आम दूं? कबूतर, अगर एक आम दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसी तेज बारिश में कहीं से भोजन भी नहीं मिल रहा। निकलो यहाँ से, और तुम पति पत्नी कोई काम करते नहीं हो और बस मुफ्त का खाना ही आता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें गंदी आँखों वाला कबूतर कहती हूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। बिजली कभी कबूतर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बादल कौवा तोते के खेत में जाता है। कबूतर यार, मुझे अपने खेत से एक मकई का भुट्टा तोड़ दो, मैं कल से बहुत भूखा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है कि सारा दिन आवारा घूमो? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने खेत में फसल उगाओ, लेकिन तुम पति पत्नी ने तो कसम खा रखी है काम ना करने की। बस, अगर भुट्टा नहीं देना तो ना दो, मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। आहा जाओ, नहीं देना मुझे कोई भुट्टा। मेरी पत्नी तुम्हें ठीक ही कहती है, मोटी चोंच वाला तोता। फिर बादल कौवा भी तोते से लड़ झगड़ कर अपने घर चला जाता है। बादल जी, आज मैं कबूतर से मीठा आम लेने गई तो उसने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और एक भी आम नहीं दिया। मुझे भी उस तोते ने अपने खेत से मकई का भुट्टा नहीं दिया। बादल जी, कितना अच्छा हो जाए कि अगर ये सारा जंगल पक्षियों से खाली हो जाए, वो गंदी आँखों वाला और मोटी चोंच वाला यहाँ से चले जाएं। इस तरह जंगल पर हमारा कब्जा होगा। बिजली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमें रोज रोज दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हम सब ये करेंगे कैसे? हाँ बिजली, तुम अपनी माँ के पास जाओ, उनके पास तो शैतानी विचार होते हैं, वो तुम्हें जरूर कोई उपाय बताएगी। जब बारिश रुकती है तो बिजली कभी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। बिजली, अगर तुम जंगल खाली करवाना चाहती हो तो उन पक्षियों को बताओ कि आज रात जंगल में तूफानी बारिश आने वाली है। इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि जंगल के सभी घर टूट जाएंगे। तुम देखना, वो सब डरकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन बिजली बेटी, मेरा हिस्सा देना ना भूलना। हाँ माँ, मैं तुम्हें ही पहले मीठे आम देकर जाऊंगी। फिर बिजली कभी वापिस अपने जंगल लौट आती है। बादल जी, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाकर उस मानो चिड़िया को डराते हैं और फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को जाकर बता देगी। उसकी बात तो सभी पक्षी मानते हैं। फिर बिजली और बादल मानो चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मानो चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बिजली और बादल, आप यहाँ? मानो बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज रात जंगल में क्या होने वाला है? नहीं बिजली बहन, क्या होने वाला है? रात को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं और बिजली अपना सामान बांधकर यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन आप दोनों को ये किसने बताया? हमें मौसम का संदेश देने वाला पक्षी बता कर गया है। तुम भी अपना सामान बांध लो और बाकी पक्षियों को भी बता दो। हाँ चिड़िया बहन, जितनी जल्दी हो सके सब यहाँ से चले जाते हैं, वरना सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही मानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से अपना सामान बांध ले, रात को जंगल में तूफान आने वाला है। चिड़िया बहन, अभी अभी तो मेरे खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, मैं अपनी फसल को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कबूतर भैया, जान ज्यादा कीमती है, जब तूफान खत्म होगा तो हम वापस लौट आएंगे। फिर मानो चिड़िया तोते के घर जाती है और वो तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत मजबूत है, कुछ भी नहीं होगा। तोते भैया, क्या पता कि तूफान कितना तेज होगा, अभी इस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधने लगते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सभी जंगल खाली कर देते हैं। बिजली और बादल भी बाकी पक्षियों के साथ वो जंगल छोड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही बाकी पक्षी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं तो बिजली और बादल तुरंत अपने जंगल की तरफ लौट आते हैं। बादल जी, मुझे नहीं पता था कि इन पक्षियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। आधा काम तो उस चिड़िया ने ही कर दिया, सभी पक्षियों को जंगल से निकाल दिया।
हाँ बिजली, अब तो सारा जंगल हमारा है। वो पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं और कबूतर के बाग में जाकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। इतने मीठे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। वो गंदी आंखों वाला सारे आम खुद खाना चाहता था। कितना मजा आएगा बादल जी, जब वो जंगल लौटेगा तो उसके पेड़ पर एक भी आम नहीं होगा। बिजली, उस तोते ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। चलो उसके खेत से भी भुट्टे खाते हैं। फिर वो दोनों तोते के खेत में जाते हैं और जी भर कर भुट्टे खाते हैं। शाम को वो अपने घर में आकर सो जाते हैं। रात होते ही जंगल में बहुत तेज तूफान आ जाता है। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थी और साथ में बहुत तेज बरसात भी हो रही थी। तेज हवा के कारण पक्षियों के घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं। दोनों कपों की आँख खुल जाती है। बिजली, यहाँ तो सच में तूफान आ गया है। हमारा घर तो जोर जोर से हिल रहा है। बादल जी, बारिश भी बहुत तेज है। हम तो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर भी नहीं जा सकते। तेज हवा के झोंके से उनका घर नीचे आकर गिरता है। कपों को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर निकल सके और वो दोनों ही घर के साथ नीचे दब जाते हैं। वो दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। बादल जी, अगर यहाँ कोई पक्षी होता तो हमारी मदद करता, लेकिन हमने तो सभी पक्षियों को यहाँ से निकाल दिया। बिजली, हमें हमारे किए की सजा मिली है। ए बिजली, ये क्या, आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कवि, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कौवा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कवि अपने घर में चली जाती है और बिजली कवि भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कवि यहाँ आ जाए। और भी क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कवि प्रिया कवि की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कवि को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कवि मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कौवा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कवि सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कवि बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी।
ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कव्वी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे, ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली बिजली आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी जिस कारण बिजली कव्वी मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है, तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया करो मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो कव्वे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कव्वे की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कव्वी पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कव्वी कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कव्वा बिजली कव्वी के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहाँ से एक कौवा गुजरता है। बिजली कव्वी को देखकर वो वहाँ आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए कव्वी जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कव्वी प्रेम कव्वे की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कव्वा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, ये कौवा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कव्वी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कव्वा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कव्वी और प्रेम कव्वा मिलकर बादल कव्वे को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कव्वे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कव्वा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कव्वी और प्रेम कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है।
प्रेम कवि, ये तुम्हारे साथ कवि कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कव्वा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कव्वा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कव्वा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कव्वे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं और बादल कव्वे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कव्वे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कव्वा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कव्वे, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई। लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कव्वा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कव्वे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कव्वा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कव्वों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कव्वे यार, मैंने नहीं देखा, मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कव्वा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कव्वे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कव्वी है और वो प्रेम कव्वे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कव्वे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कव्वे, बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कव्वा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कव्वे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कव्वे से तुमने शादी की है वो इस बादल कव्वे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लगता है इसे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये प्रेम कव्वा झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कव्वा। ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कव्वी को बाहर बुलाती है। बिजली कव्वी बाहर आती है। देखो कव्वी बहन, क्या तुम इस बादल कव्वे को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं, ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कव्वे की ये बात सुनकर बिजली कव्वी डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कव्वी नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कव्वे को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर
मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। जंगल में बिजली कवि की साड़ियों की दुकान थी। कबूतरी की बेटी की शादी थी। उसने अपनी बेटी के लिए साड़ियाँ लेनी थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। मानो बहन, मेरी बेटी की शादी है, मुझे बिजली कवि से साड़ियाँ लेनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आप ही बिजली कवि से कहें कि कुछ दिनों का उधार कर ले। बबली बहन, आप चिंता ना करें, मेरी बात बिजली कवि जरूर मानेगी। फिर मानो चिड़िया कबूतरी के साथ जाती है। बिजली बहन, अगर कबूतरी बहन पैसे नहीं देगी तो इसकी जगह मैं दूंगी। चिड़िया, मुझे भी कबूतरी पर विश्वास है, लेकिन याद रखना 1 महीने से ज्यादा उधार नहीं चलेगा। मैं लौटा दूंगी, 1 महीने तक पैसे मैं लौटा दूंगी। फिर बबली कबूतरी बिजली कवि से साड़ी लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और 1 महीना पूरा हो जाता है। बादल जी, जरा दुकान पर बैठना, मैं कबूतरी से पैसे लेकर आती हूँ। अगर वो पैसे ना दे तो कोई चीज उठाकर ले आना उसके घर से। तुम चिंता नहीं करो, पैसे तो मैं लेकर ही आऊंगी। फिर बिजली कवि कबूतरी के घर जाती है। हाँ भी कबूतरी, 1 महीना गुजर गया, लाओ मेरे पैसे, मैंने अब नया माल लेना है। कवि बहन, क्या बताऊं, बेटी की शादी के बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर में जो कुछ भी था वो सब मेरे इलाज पर लग गया। इलाज पर लगा हो या ना लगा हो, मुझे उससे क्या, मैं तो अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। बबली कबूतरी कवि की बहुत विनती करती है, पर बिजली कवि कहाँ मानने वाली थी। वो तो अपनी बात पर ही डटी रहती है। चिंकी, चिंकी तोती, कहाँ जा रही हो? आओ ना, तुम्हें साड़ी दिखाऊं। बादल, तुम आज यहाँ क्यों बैठे हुए हो? ये काम मर्द पक्षियों का नहीं है। चिंकी, मैं तुम्हें मुफ्त में साड़ी दे दूंगा, जरा मेरी बात तो सुनो। कवि, मैं मुफ्त में नहीं, पैसों से लेने आई हूँ साड़ी। अच्छा दिखाओ। फिर बादल कौवा चिंकी तोती को साड़ियाँ निकाल निकाल कर दिखाता है। देखो तोती, ये लाल रंग की साड़ी बहुत सुंदर है, ये तुम्हारे हरे हरे पंखों पर बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा कहते हुए कौवा आहिस्ता आहिस्ता तोती के करीब होता है। नहीं नहीं कवि, मैं तो हरे रंग की ही साड़ी लूंगी। तोती, सच बताऊं तो जो रंग भी तुम पहन लो वो तुम पर बहुत जचेगा। बादल कौवा थोड़ा आगे बढ़ता है और वो तोती के पंख को छूता है। बेशरम, गंदे बुढ़े कौवे, हटो हटो, मुझसे दूर हो जाओ। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। पति जी, कहाँ हैं आप? चिंकी तोती भागी भागी चीकू तोते के पास जाती है और वो जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। पति जी, उसने मेरे पंख को छूने की कोशिश की और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। मैं देखता हूँ, तुम चुप करो चिंकी, उस बुढ़े को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तोता गुस्से में एक बड़ा डंडा लेता है और कौवे की ओर जाता है। उधर बिजली कवि एक साड़ी के लिए कबूतरी से लड़ रही थी। रहम करो, मुझ पर रहम करो बिजली, इतना जुल्म ना करो। अगर मुझे साड़ी दे ही दी है तो कुछ दिन और निकाल लो, मैं खुद आकर तुम्हारे पैसे दे जाऊंगी। एक बार कहा ना कि मैं पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। रोती हुई बबली कबूतरी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, वो कभी नहीं मान रही, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ताकि पैसे मैं उसे देकर अपनी जान छुड़वा लूं। वो तो मेरी बहुत बेइज्जती कर रही है। कबूतरी बहन, आप ये पैसे ले जाएं और ये पैसे उसके मुंह पर मारो, उसे किसी का भी एहसास नहीं है। फिर बबली कबूतरी पैसे लेकर चली जाती है और वो बिजली कवि को दे देती है। कवि क्या जानती थी कि पीछे क्या होने वाला है। जिसे वो दुकान पर बिठा कर गई थी, उसकी वजह से तो उसकी सारी साड़ियाँ खराब होने वाली थी। तभी चीकू तोता भी आ जाता है।
बेशरम बुढ़े कफे, जरा बाहर आ, मैं देखता हूँ तुझे। चाचा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तोता डंडे से कप्पे की खूब पिटाई करता है और कैंची से साड़ियाँ भी काट देता है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत मुश्किल से उन दोनों की लड़ाई को छुड़वाते हैं। तभी बिजली कप्पे भी आ जाती है। अपनी दुकान की सारी साड़ियाँ खराब देखकर बिजली कप्पे तो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरी साड़ियाँ। जब ये दूसरों की इज्जत पर नजर रखेगा बुढ़ा कौवा, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा। बादल कौवा बिजली की ओर देखता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो बिजली से भी पिटेगा। चिड़िया, इससे तो अच्छा था कि मैं कबूतरी से पैसे ही ना लेने जाती। इस कफे की वजह से मेरी सारी दुकान ही बर्बाद हो गई। तेज बारिश में बादल कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। ये पक्षी भी बहुत चालाक हो गए हैं। क्या जाता है इनका, अगर एक दाना मुझे दे दिया करे। अब तो जंगल का कोई पक्षी भी मेरा विश्वास नहीं करता। क्या करूं मैं? आज तो भूख भी बहुत लगी है और ऐसी बारिश में अब मैं दाना कहाँ से ढूंढने जाऊंगा। तभी उसे दूर से बंटी कबूतर दाना लेकर आता हुआ दिखाई देता है। ये कबूतर तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये तो कभी मेरी बातों में नहीं आएगा। तभी कफे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही कबूतर कफे के पास पहुंचता है, तो बादल कौवा नीचे लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से हिलने लगता है। कफे को ऐसा करता हुआ देखकर कबूतर जल्दी से वहाँ आता है। बादल कौवे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता और वैसे ही करने लगता है। बंटी कबूतर थोड़ा सा पानी कौवे के मुंह में डालता है, लेकिन कौवा फिर भी वैसा करना ही जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा दाना खिलाता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। कौवा जब ये सुनता है, वो तो खुशी से फूल जाता है। फिर कबूतर दाना कौवे को खिला देता है। तभी कौवा भी उठ जाता है। बादल कौवे, मैं तो घबरा ही गया था, तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें क्या बताऊं कबूतर के मुझे क्या मसला है। सभी पक्षी समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और सुस्त हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियाँ हैं। 3-4 रोज से तो मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे ही चक्कर आने लगते हैं और मन घबराने लगता है। तुम ही बताओ कबूतर कि ऐसी हालत पे मैं कैसे काम करूं। मेरी जिंदगी का तो अब कोई भी भरोसा नहीं है। बादल, ऐसा तो ना कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सबको ये तो नहीं पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सभी पक्षियों से कह दूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखें। कौवे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मैं भी कौवा हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से काला हूँ। ये तो मेरी शान के खिलाफ है कि मैं कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही एक्टिंग कर कर खाऊंगा। फिर कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चीकू तोता भी वहीं बैठा हुआ था। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि बादल कौवा कितना आलसी है, इसलिए मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो मुझे अब पता चला है। क्या हुआ बंटी भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चिड़िया बहन, वो कौवा तो बहुत बीमार है। उसको तो ऐसी बीमारी लगी हुई है कि वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आई और ना ही उस बीमारी का कोई इलाज है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। उसने आज तक हमारे जंगल में कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन जो भी हो वो है तो हमारे जंगल का पक्षी। हमारे जंगल की रौनक उसी की वजह से ही है। बताओ कबूतर, हमें क्या करना होगा? मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर बारी बारी उसे दाना दिया करेंगे। हाँ बंटी भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह वो तीनों पक्षी बादल कौवे के पास जाते हैं। बादल भैया, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। जैसा भी हो, मैंने हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे बताना चाहिए था अपनी बीमारी का। मानो बहन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं अकेला ही लड़ना चाहता था।
ऐसा कहते हुए कौवा फिर से वही एक्टिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर चिड़िया डर जाती है और वो कबूतर के बताए हुए मुताबिक एक दाना कौवे के मुंह में डाल देती है। कुछ ही देर में कौवा उठकर बैठ जाता है। कौवे भैया, आपने घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानो बहन, मुझे लगता है अब मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मारकर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मुरम्मत का काम भी करना था। जैसे ही मेरी सेहत ठीक होती है, मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा। कौवे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। इसी हालत में मैं आपको घर का काम नहीं करने दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ही कर लेता। बेचारी चिड़िया सारा दिन जंगल से सूखे तिनके लाकर कौवे की छत की मुरम्मत करती है। अगले दिन बादल कौवे का मामा साथ वाले जंगल से आता है। वो देखता है कि सभी पक्षी कौवे की बहुत सेवा कर रहे हैं। पक्षियों के जाते ही उसका मामा बादल कौवे के पास जाता है। भांजे, क्या तुम जंगल के राजा तो नहीं बन गए जो सभी पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं? मामा जी, ऐसा ही समझ ले। अगर आप कहें तो आपको भी ये राज बता दूं। तभी कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। मामा जी, सभी पक्षी मुझे देखकर दूर भागते थे, कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला है कि आपने अपनी आँखों से देख ही लिया है। फिर बादल कौवा सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। अरे वाह, सच में बादल, तुम्हारे जैसा दिमाग